जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनमें एक सीधा सीधा साफ सुथरा माहौल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत भयंकर तरीके से ग्रोथ चल रही है और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट मिलने वाली है, क्योंकि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में इमरान खान के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस एजेंडे में अब पाकिस्तानी मीडिया भी इनको समझने लग गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान ने जो फेक अवार्ड बांटे हैं अपने मंत्रियों को, उनके पीछे जनता का ध्यान, उनके पीछे जो मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान डाइवर्स करने के लिए है, क्योंकि वहाँ की पाकिस्तान की आवाम को आज तक इमरान खान ने कुछ दिया नहीं है। और नए देने के चक्कर में अब इमरान खान ने एक सीधा सीधा फेक प्रोपेगेंडा विश्व पटल पे साधा है, क्योंकि अगर दूसरे देश भी कहीं ये जाए तो कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं से लोन मिल जाए और कोई ना कोई इसके चक्कर में फंस जाए। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट आरजू काजमी और साजिद तरार के बीच, जिसमें कैसे इमरान खान के मंत्रियों के बारे में एक विश्लेषण कर रहा है साजिद तरार। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं आप खैर पाकिस्तान के बारे में तो मुझे समझ ही नहीं कई दफा आती कि शुरू कहां से करूं, क्योंकि मसाइल इतने हैं और आपको मसाइल का पता भी है, हर पाकिस्तानी को मसाइल का पता है, लेकिन जो इसको हल करने के लिए या उसका जवाब देने से सारे का। लेकिन सर आप कैसे कह रहे हैं कि मसाइल हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो अवार्ड दे रहे हैं अपने मिनिस्टर्स को, परफॉर्मेंस अवार्ड दिए जा रहे हैं। देखें अवार्ड, मैंने उस लिस्ट को बड़े करीब से देखा। मुराद सईद साहब की मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक सड़क नई बनाई क्योंकि सारे के सारे पुराने प्रोजेक्ट चल रहे थे। मुराद सईद साहब की वजह से चाइना नाराज है, सीपैक बंद पड़ा है। बल्कि यहां तक मैं कहूं कि मुराद सईद साहब को अवार्ड किस चक्कर में दिया, जब चाइना गए हैं तो उनको बल्कि मुझे यहां तक पता चला था कि चाइना ने खुद कहा था कि इनको ना साथ लेकर आए, क्योंकि चाइना इससे ना खुश नहीं था, उनको पहला अवार्ड दिया गया। अब देखें उसमें अवार्ड दिया जा। अच्छा, आप खुद कहते हैं कि आपके जी आपने कर्जे लिए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेलिब्रेट किया कर्जों पे, तो आपने अपना जो हमारा वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम IF है उसको शौकत अली को बुलाया ही नहीं। आप कहते हैं जी OIC के ऊपर हमने करा के दुनिया की OIC कराई है इस्लामिक कंट्रीज की और हमने इतनी बड़ी पावर बन गए हैं, लेकिन आपने शाह महमूद कुरैशी को बुलाया ही नहीं वहां। जिन लोगों को अवार्ड दिया, मैं आपके अवार्ड देने वालों 11 नंबर पर है सर शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़े नाराज, उन्होंने इतना लंबा लेटर लिखा है। चाहिए उनको लेटर, मैं तो समझता हूँ कि कुछ लोगों को चाहिए, अगर इंसानियत होती तो रिजाइन कर देते, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। वो एक आपके मिनिस्टर हैं, क्या उनको जो वो जहांगीर तरीन साहब के अजीज हैं जो शुगर माफिया वाले, उनका खुसरो बख्तियार, उनकी बताना चाहूंगा 3.5 साल में चौथी मिनिस्ट्री है उनकी ये। और चौथी मिनिस्ट्री में जब वो 3 मिनिस्ट्रियों में फेल थे, चौथी मिनिस्ट्री में आते ही कामयाब हो गया, अवार्ड ले लिया उन्होंने। अलादीन का चिराग है उनके पास, मैं तो समझता हूँ वो ढूंढना चाहिए। उसके बाद शेख रशीद साहब है, रेलवे का 12 अरब का खजाना है आपका है, उस पर कोई किसी पे माथे पे बल नहीं है, उनको भी। और होम मिनिस्ट्री मिलने के बाद कितने यहाँ पे धमाके हुए हैं, कितना यहाँ पे अटैक्स हुए हैं। खुद उन्होंने कहा कि इस वक्त दहशतगर्द इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। अच्छा, उनको भी अवार्ड। और एक बात पे तो बहुत ज्यादा हैरान हूं, वो क्या है कि फखर इमाम साहब को अवार्ड दिया गया। 90% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि वो कौन है और क्या उनका पोर्टफोलियो है। और अब उनको देखें, उनकी बात ये है कि आरजू वो मिनिस्टर हैं ये आपकी फूड वगैरह के, एक एग्रीकल्चर कंट्री जो है वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है। आप कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, आज आप कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड दे दिया गया। लेकिन अवार्ड नहीं, ये देखें 100 से ज्यादा ये आपके मिनिस्टर हैं। खान साहब अपनी जो वादे किए थे वो कंट्राडिक्ट किया। एक आप जो तनकीर करते थे जिन चीजों में, हर चीज वो कहते हैं मुंह पे पड़ी है, हर चीज। वो देखिए आपकी करप्शन इंडेक्स आता था, ये उसको हाथों में ले लेके तो नवाज शरीफ के खिलाफ बोलते थे। ये कहते थे महंगाई हो तो वजीर आजम करप्ट है, पेट्रोल की प्राइस बढ़े वजीर आजम करप्ट। आज वो सारी चीजें मुंह में पड़ रही। अभी आपको सबसे बड़ी बात बिजली का, अभी तो बिजली गिर रही है आपके ऊपर आजकल, क्योंकि बिजली भी महंगी हो रही है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, और इसके साथ मिनी बजट आएगा। मिनी बजट आपकी हर चीज शेकअप होगी, आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी।
और सर फैसल वावड़ा पे बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। मैं फैसल वाडा की मैं अल्लाह ताला माफी दे, मैं मुझे शर्म आती बात करते हुए। फैसल वाडा साहब और फॉरेन फंडिंग केस, जब इंसाफ की तहरीक जो है वो अपने इंसाफ के बारे में ये हालात हो, मैं हमेशा बोलता था इमरान खान साहब के हक में, मैं बहुत मुतासर था उनसे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फैसल वाडा पे आके अपने पाकिस्तान की हर चीज को मैनिपुलेट किया, जब उनकी एलिगेशन हुई तो जिस तरीके से उन्हें सेनेटर बनवाया गया तहरीक इंसाफ के वर्करों की मर्जी के खिलाफ, मैं समझता हूं कि उससे खान साहब का कैरेक्टर बहुत दागदार हुआ। मेरी नजर में उनका कोई मैं समझता था कि ये इज नॉट अ जेंटलमैन आई वाज ड्रीमिंग अबाउट, आई वाज थिंकिंग अबाउट। उन्होंने फैसल वाडा को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया, मैं हैरान था इस बात पे। और फैसल वाडा साहब यहीं से गए हैं, अमेरिकन सिटीजन है। मेरा मकसद है, मैंने तो पहली दफा उनका नाम सुना था, इतने बड़े वो लीडर या उनकी पार्टिसिपेशन है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ज्यादातर आपके मिनिस्टर जो बाहर से गए हैं उनकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन थी कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग बहुत करते रहे हैं, खान साहब के लिए अच्छे अच्छे खाने पकवाते थे, गाड़ियों में इनको लेके घूमते थे, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन। और दुख के साथ ये कहता हूं कि सिर्फ आपकी आज की कैबिनेट नहीं है जो सारे बारबेक्यू करने वाले, आपकी पिछली सारी जो कैबिनेट्स होती थी वो भी सारे बारबेक्यू वाले थे। ये अपने घरों में अंदर लीडरों के खाने पकाते हैं, इनकी गाड़ियां चलाते हैं। अफसोस के साथ सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है, ना इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना इनका कोई कम्युनिटी वर्क है, ना इन्होंने आज तक कोई इंसानियत के लिए काम किया, ना इन्होंने कौमियत के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया, ना इन्होंने इस्लाम के लिए कोई काम किया। मुझे गिनवा दें। मैं आरजू सबसे बड़ी बात यह है, मैं जब आपके यहाँ बोलता हूँ आके, मैं एक वकील हूँ, आई एम अ लॉयर। हमारी दलाइल के साथ बात करते हैं, हम जब बात करते हैं रेफरेंस के साथ बात करते हैं। मैं जो कुछ कह रहा हूं मुझे कोई चैलेंज करके मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, आर्गूमेंट के लिए तैयार हूं। लेकिन इनके पास मुझे नाम लेके बता दें क्वालिफिकेशन, स्वाय चंद आपके टेक्नोक्रेट, जो वो मैं टेक्नोक्रेट वो इसलिए नहीं कहूंगा, वो सारे तो वर्ल्ड बैंक और IMF के मुलाजिम होते हैं। बिल्कुल, मैं टेक्नोक्रेट तब कहूं ना, वो कौमियत के लिए जाए, वो पाकिस्तान को सर्व करने जाए, वो तो अपने गोरे आका को सर्व करने जाते हैं, वो तो अमेरिका के फ्लैग को सर्व करने जाते हैं, वो तो IMF को सर्व करने जाते हैं। वो आपके टेक्नोक्रेट तो है ही नहीं। वो कौन सी टेक्नोक्रेट? उनकी तनख्वाहें आप देखें डॉलरों में होती, उनकी आसाइश देखें, उनकी हमदर्दियां, उनकी टोटल लॉयल्टी वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ होती। वो आपके टेक्नोक्रेट तो है ही नहीं। आपके तो साथ वही है, वो बारबेक्यू कैबिनेट आपकी सारी। तो सर मुझे ये बताइए ना लास्ट में कि ये लोग जो अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपोजिशन वाले, मौलाना साहब, वो जो मौलाना फजल रहमान भी बड़े एक्टिव हुए हैं और दूसरी पार्टीज भी, क्या ये हल है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का? नहीं, कोई हल नहीं इस वक्त। देखें, ये जो लोग आपके पास वही चेहरे, वही करप्ट स्टोरियां लेकर आएंगे आपकी। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि एक तो अपोजिशन आपकी सारी कंप्रोमाइज्ड है, आपकी अपोजिशन सारी मैनेज्ड है, और दूसरा सारी की सारी करप्ट, वही इनके करप्शन के इनके स्टोरियां मौजूद हैं। इनके अंदर एक चीज नहीं है तो कौमियत नहीं है, इनके अंदर एक चीज नहीं है तो खौफ खुदा नहीं है, और दो चीजें इनके बगैर जो भी आएगा इस्लामाबाद में लूटेगा। इन चेहरे बदलेंगे और कुछ भी नहीं होगा। आज की कैबिनेट देखें तो सबसे ज्यादा चेहरे ये सारे परवेज मुशर्रफ के दौर के चेहरे हैं सारे। बिल्कुल। तो अब अगले आएंगे तो या ये खुद नहीं आएंगे, इनके कजन आ जाएंगे, इनके रिश्तेदार आ जाएंगे, चेहरे बदलेंगे, एजेंडा वही होगा करप्शन का कि इसको लूटना किस तरह। परवेज खटक साहब के फैमिली के 8 लोग इस वक्त जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप किसकी बात में फैमिलियां गिनाऊं आपकी, तो भुट्टो से लेकर आपकी शरीफ फैमिलियों से लेकर काफ लीग से लेकर आपके सारे के सारे PTI भी, तो मैं यही समझता हूँ सारे आपके एक ही रिश्तेदार, आगे पीछे ही इकट्ठे सारे हुए हैं। शुगर माफिया देख लें, पेट्रोल माफिया देख लें, आपका सारा का सारा वही है। जिस तरीके से आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा मकसद लोगों को ठेके दे देंगे, अपने लोगों को आपने जो अब तो खैर मैं क्या कहूँ, पहले लोग सुना था करोड़ों में करप्शन, अब अरबों में हो रही है। इस वक्त जो है वो तो आप नई किताबें लिखेंगे करप्शन पे, करप्शन की दास्तानें जो अब होंगी वो तो एक नए रैकेट बन रहे हैं इस वक्त। और अफसोस के साथ कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई सीरियस इसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। इसको कोई भी, अफसोस के साथ ये है कि एक तरफ से बिलियंस डॉलर्स आ रहे हैं, दूसरी साइड से निकल रहे हैं।
लेकिन सर मैं यही कहूंगी कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और कहीं ना कहीं से दुआ करनी चाहिए कि कोई रास्ता निकले जिससे पाकिस्तान को बचाया जा सके और इस तरह की तबाही की तरफ जो जाता जा रहा है उसे रोका जा सके और कुछ बेहतरी आए। बहुत मैं शुक्रिया सर जी। आप बिल्कुल उसी तरह आपके आखिर में प्रोग्राम के मैं यही कहूंगा कि दुआ करें कि पाकिस्तान को तो क्या जब दो सुपर पावर्स थी रशिया और अमेरिका, तो तब क्या ये प्रॉब्लम्स कम थी? ऐसा अगर अगर हो कि एक और कोई सुपर पावर आ जाए, चाहे चाइना हो या कोई भी दूसरी कंट्री, तो अमेरिका पे थोड़ा सा ये कि प्रेशर भी पड़े। अभी तो वो जैसे सबके वो कहते हैं ना हमारे माई बाप बने हुए, तो आपको लगता है कि दो सुपर पावर्स होनी चाहिए ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, बैलेंस आ सके? बिल्कुल मैं टोटली एग्री करूंगा। जब रशिया और अमेरिका जब कोल्ड वॉर थी, दुनिया में एक बैलेंस ऑफ पावर था, एक रूल्स और रेगुलेशन था कि आपने ये नहीं करना, हमने ये नहीं करना। इस वक्त अमेरिका ने जिस तरीके से पिछले दौर के अंदर जिस तरीके से इन्होंने पहले इराक को तोड़ा, जॉर्ज बुश पीरियड में एक इन्होंने कानून बनाया था प्रीएम्प्टिव अटैक्स, तो प्रीएम्प्टिव वॉर्स, कि जहां देखा कि हमें बजाय खतरा, देखे ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ है, इराक में कोई नहीं। इन्होंने इराक को खत्म कर दिया। इनकी ख्वाहिश थी कि वहां 3 मुल्कों में डिवाइड करेंगे, उसको नहीं कर पाए। लिबिया को तबाह कर दिया। अफगानिस्तान में 20 साल बैठे रहे हैं, लोगों को मार मार के इन्होंने अमेरिका की अपनी इकोनॉमी खत्म कर दी लेकिन उसमें से रिजल्ट क्या निकला? शर्मिंदगी। रात के अंधेरे में भागना पड़ा इन्हें जाने बचा के वहां। बल्कि जाती दफा जो वो आखिरी इन्होंने अपने मरीन्स की लाशें उठाई हैं, वो अमेरिकन भूल नहीं सकते, वो नहीं भूलेंगे, वो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। 18-18 साल के बच्चे जो है मारे गए आखिरी दिनों में एयरपोर्ट के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई। और इसी तरीके से मिलियंस ऑफ मुसलमानों का मर्डर किया गया है। इराक की जंग से लेकर लीबिया, अफगानिस्तान, सीरिया के अंदर मुल्कों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन उसमें